बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ ये कोवलेंट कंपाउंड की खूबियाँ हैं। ऐसे केमिकल जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड वाले केमिकल की ये खूबियाँ नहीं हैं, प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी को। आप कोई भी केमिकल ले लीजिए जिसमें कोवलेंट बॉन्ड है, आपने उस केमिकल का एक मोल ले लेना है। एक मोल में जितने भी बॉन्ड हों उसे तोड़ने के लिए तमाम बॉन्ड को तोड़ के एटम को अलहदा करना है। जो एनर्जी दरकार होगी इसे कहा जाता है बॉन्ड एनर्जी। इसे किलो जूल पर मोल में मेजर किया जाता है। पर मोल मीन्स एक मोल की। तो कोई भी केमिकल एक मोल आपने लेना है। जैसे मैंने हाइड्रोजन लिया है, एक मोल में जितने भी बॉन्ड मौजूद हैं, तो हाइड्रोजन के एक मोल में एक बॉन्ड नहीं होगा। एक मोल में कितने होते हैं? 6.02 10⁻23 इतने बॉन्ड होते हैं एक मोल में। तो एक मोल में जितने भी बॉन्ड हो आपने उसे तोड़ना है। उसके लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज बॉन्ड एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक बात मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आपने एक मोल बॉन्ड जोड़ने हो और केमिकल बनाना हो, यहाँ पर एक मोल बॉन्ड तोड़ के केमिकल के एटम बना दिए, यहाँ पे एक मोल एटम को दोबारा जोड़ के केमिकल बनाना चाह रहे हैं, तो अब के एनर्जी रिलीज होगी सेम। ये दोनों बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एटम्स और एलिमेंट्स। ठीक हो गया। तो चाहे आप पॉजिटिव वाली लिख दें चाहे आप नेगेटिव वाली, ये दोनों बॉन्ड एनर्जीज या बॉन्ड इंथैल्पीज कहलाती हैं। वैल्यू सेम होती है, साइन डिफरेंट होता है। बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड की ज़्यादा होती है सिंगल बॉन्ड से। तो आप ऐसे कह लें बॉन्ड एनर्जी नंबर ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड करती है। जितने बॉन्ड ज़्यादा उतनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड की 3 गुना नहीं होगी सिंगल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड की 2 गुना नहीं होगी सिंगल बॉन्ड से। क्योंकि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड में सिग्मा के बाद दूसरा पाई बॉन्ड आता है, तो बॉन्ड डिफरेंट है। अगर ये डबल बॉन्ड में दोनों सिग्मा बॉन्ड होते तो बाकी इसके मुकाबले में डबल होती है। अगर इसकी एक्स है तो इसकी 2x होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। इसकी एक्स है तो इसकी 3x 3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। ठीक है। लेकिन है ये बात तो हतमी है कि ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा डबल से और डबल की ज़्यादा सिंगल से। पोलर कंपाउंड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हुआ करती है नॉन पोलर के मुकाबले में। अभी हम डिस्कस करेंगे, यह फैक्टर में आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी इन 3 बातों पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन 2 क्वांटिटी एटम, साइज ऑफ एटम, बॉन्ड लेंथ। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा हो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। साइज जितना ज़्यादा हो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा हो बॉन्ड एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। ठीक है। इन्हीं फैक्टर को हम डिटेल में देखते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से ये बात भी आपको समझ आएगी पोलर की ज़्यादा क्यों होती है नॉन पोलर से। ये हमने केमिकल ले लिया HF और ये हमने ले लिया HI। तो आप देख लें, हाइड्रोजन फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, हाइड्रोजन आयोडीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत कम फ़र्क है, ऑलमोस्ट एक जैसी ही है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क हो तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं ये एक एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है अपनी जानिब खींच लेता है। तो इस तरह इस केमिकल पे पोलैरिटी आ जाती है, चार्जेस आ जाते हैं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। और जब इस केमिकल पे चार्जेस आएंगे तो क्या ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को खींचेंगे? नहीं, लाजमी तौर पे ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को खींचेंगे। जब एक दूसरे को खींचेंगे तो क्या होगा? इनमें स्ट्रेच आएगा, खिंचाव आएगा, जिसकी वजह से ये करीब आएंगे। ठीक है। और जब करीब आएंगे तो इनकी लेंथ कम होगी। अब आपको जब इस बॉन्ड को तोड़ना है तो आपको ना सिर्फ इस बॉन्ड को तोड़ना है बल्कि इस बॉन्ड को भी तोड़ना है। 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, लिहाजा बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जैसी ज़्यादा आया बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि नया बॉन्ड बन गया ना, आयनिक बॉन्ड। इसे कहा जाता है आयोनिक कैरेक्टर।
इन कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड में आयोनिक करेक्टर आ गया पोलैरिटी की वजह से, और इसकी वजह से आपको 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, लिहाजा बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, यही वजह थी पोलर की ज़्यादा होती है नॉन पोलर के मुकाबले में, क्योंकि पोलर में एक नया बॉन्ड आ जाता है। HI नॉन पोलर कंपाउंड की तरह बिहेव करता है, इस पर इस तरह के चार्जेस नहीं आते। जब चार्जेस ही नहीं आते तो इस तरह का बॉन्ड भी नहीं बनता, लिहाजा आपको एक ही बॉन्ड को तोड़ना है, आसानी से टूट जाएगा इसके मुकाबले में। यही वजह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो तो बॉन्ड एनर्जी भी कम होती है। ठीक है, साइज ऑफ एटम, ये बॉन्ड लेंथ और साइज का फैक्टर अभी हम देखते हैं, इसी के साथ इकट्ठा ही इसे डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जैसे नाम से जाहिर है, 2 एटम अगर बॉन्ड बना चुके उनके न्यूक्लियस के दरमियान आपने फासले को मेजर करना है, लेकिन 2 एटम जो बॉन्ड बनाएं वो कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवलेंटली बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जो आयनी कंपाउंड होते हैं ना, मिसाल के तौर पे K है और ये Cl है, आप इनके न्यूक्लियस के दरमियान फासले को मेजर करना चाहते हैं, मेथड यही है। आप न्यूक्लियस के दरमियान ये लाइन ड्रा कर लेते हैं, फासला मेजर कर लेते हैं, लेकिन इसे कहा जाता है इंटर आयोनिक डिस्टेंस। आयनिक कंपाउंड में इसे कहा जाता है इंटर आयोनिक डिस्टेंस, 2 आयन के न्यूक्लियस के दरमियान फासले को। कोवलेंट कंपाउंड में इसे कहा जाता है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ कोवलेंट कंपाउंड की खूबी है। ठीक हो गया। ये मेजर कैसे की जाती है? एक्सरेज टेक्निक के जरिए या स्पेक्ट्रल स्टडी स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए इसे मेजर किया जाता है। वही बात जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी वही हम इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा थी डबल से, और डबल की ज़्यादा थी सिंगल से। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम है, डबल की ज़्यादा है, और सिंगल की उससे ज़्यादा है। ऑपोजिट बात होती है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, डबल की कम हो जाती है, ट्रिपल की मज़ीद कम हो जाती है। हमने डिस्कस किया था पोलर की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी नॉन पोलर से, यहाँ साबित भी किया था। पोलर की बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी नॉन पोलर से, मैंने आपको यहाँ पे बताया था। क्यों कम हो जाएगी? भाई जब नया बॉन्ड आएगा तो स्ट्रेच आएगा, करीब आएंगे एक दूसरे के, तो पोलर की बॉन्ड लेंथ हमेशा कम नॉन पोलर के मुकाबले में। ठीक है। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्ट थी। बॉन्ड लेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के इनवर्स है, ट्रेंड भी ऑपोजिट है। बॉन्ड एनर्जी साइज के इनवर्स थी, बॉन्ड लेंथ साइज के डायरेक्ट है। बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के इनवर्स है, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी के इनवर्स है। ठीक हो गया। तो हम अब इस ट्रेंड को डिटेल में देखेंगे। देखें, मैं आपको बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ पीरियोडिक टेबल के हिसाब से सिखाऊंगा, किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, किसकी कम है, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, किसकी कम है। तो इसके लिए मैंने चौथा ग्रुप बना लिया, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। आपको मैंने इनके एलिमेंट के नाम याद करवाए हुए हैं। 5वां नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। 6वां ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोनियम पोलोनियम। 7वां फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन। तो मैं आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताता हूँ, बॉन्ड एनर्जी का एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट आप बनाते जाइएगा। लेकिन आप इससे पहले एक चीज़ जो पहले से जानते हैं दोबारा रिवाइज करें। डाउन द ग्रुप एटम का साइज़ क्या होता है सोचें, और अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एटम का साइज़ क्या होता है सोचें और यहाँ पे बताएं। डाउन द ग्रुप एटम का साइज़ हमेशा इंक्रीज़ करेगा, अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एटम का साइज़ हमेशा डिक्रीज़ करेगा। बस आपने ये बात माइंड में रखनी है और हर ट्रेंड आप बना लेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरे पास है कार्बन कार्बन और सिलिकॉन सिलिकॉन, किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा किसकी कम? देखें, कार्बन है ऊपर, सिलिकॉन है नीचे। नीचे वाले का साइज़ बड़ा हो जाता है ना, तो जब साइज़ बड़ा हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी। ये ऐसे ही है जैसे आपने ये 2 एटम जो छोटे साइज़ के हैं इन्हें अटैच कर दिया कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए, और ये 2 एटम जो बड़े साइज़ के हैं इन्हें अटैच कर दिया कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए। तो अब आप देखें इनकी बॉन्ड लेंथ कितनी सी है और इनकी बॉन्ड लेंथ कितनी ज़्यादा है। तो साइज़ बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। ठीक हो गया। तो मैंने कहा सिलिकॉन सिलिकॉन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है कार्बन कार्बन से।
अब बना लेते हैं बॉन्ड एनर्जी का साथ ही ट्रेंड। तो भाई बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के इन्वर्स हैं। बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के इन्वर्स है, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी के इन्वर्स है। तो जो आप बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड बनाएंगे बॉन्ड एनर्जी का एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट होगा। कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी सिलिकॉन सिलिकॉन की बॉन्ड एनर्जी से ज़्यादा। ठीक हो गया। दूसरा मैं आपको सिखाता हूँ, मैं कहता हूँ पी फास्फोरस फास्फोरस और आर्सेनिक की बॉन्ड लेंथ देखें। फास्फोरस कहाँ पे है ऊपर, आर्सेनिक कहाँ पे नीचे, नीचे वाले की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। ये ट्रेंड आ गया। अब अगर आप बॉन्ड एनर्जी का बनाते हैं तो क्या होता है, फास्फोरस फास्फोरस की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, आर्सेनिक एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट बना देना है। तो बॉन्ड लेंथ का देखते जाएं, बॉन्ड एनर्जी का बनाते जाएं। ठीक हो गया। बॉन्ड लेंथ का बनाना आसान है क्योंकि साइज से आप बड़ी आसानी से बना लेते हैं। हम इसकी मजीद प्रैक्टिस करते हैं। सल्फर सल्फर और ज़रा देखें सिलीनियम सिलीनियम को, सिलीनियम नीचे सल्फर ऊपर, तो सिलीनियम की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी सल्फर से और सल्फर की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी सिलीनियम से। आगे मज़ीद देखते हैं क्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन ब्रोमीन को देख लें। क्लोरीन ऊपर ब्रोमीन नीचे, तो नीचे वाले की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे बनाया है एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम यहाँ तक तो मैंने आपको सिखाया, मैंने एटम सेम रखे, कार्बन कार्बन सिलिकॉन सिलिकॉन सल्फर सल्फर सिलीनियम सिलीनियम। अब मैं वो ट्रेंड बना रहा हूँ जिसमें मैं एटम्स को चेंज कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने देखना है HF, मैंने देखना है HCl और HBr। मैं इनकी बॉन्ड लेंथ देखना चाह रहा हूँ। तो भाई एक एटम सेम है H, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा एटम तो देखें F क्लोरीन ब्रोमीन, ब्रोमीन का साइज बड़ा होगा। भाई जिस एटम का साइज बड़ा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और एग्जैक्टली ऑपोजिट आपने बना देना बॉन्ड एनर्जी का। HCl ज़्यादा है HBr से, तो आपने साइज वाले फैक्टर से ही बॉन्ड लेंथ के ट्रेंड बनाने हैं, साइज वाले फैक्टर से ही बॉन्ड एनर्जी के एक दूसरे के ऑपोजिट ट्रेंड बनाने हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन, कार्बन अटैच है फ्लोरीन से, यही कार्बन अटैच है क्लोरीन से और यही कार्बन अटैच है ब्रोमीन से। तो जब कार्बन अटैच है सब में सेम है, तो भाई आप दूसरा आइटम देखें ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इसका साइज बड़ा ब्रोमीन का, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। बॉन्ड एनर्जी का क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट, कार्बन F की ज़्यादा कार्बन Cl से और कार्बन Br से। ठीक हो गया। तो पूरे प्रोडक्ट टेबल में आप तमाम ग्रुप और तमाम पीरियड का अंदाज़ा लगा सकते हैं किस अंदाज में। यही चीज़ आप अलोंग आप पीरियड भी देख सकते हैं अगर आप लेफ़्ट से राइट देखें। मिसाल के तौर पर आप सिलिकॉन सिलिकॉन को देखें, फास्फोरस फास्फोरस को देखें, आप जर्मेनियम जर्मेनियम को देखें, आर्सेनिक आर्सेनिक को देखें, तो आप देखेंगे कि सिलिकॉन सिलिकॉन और फास्फोरस फास्फोरस में जब आप मुआवजना करेंगे तो लेफ़्ट से राइट एटम का साइज़ कम होता है। अब इसका बॉन्ड लेंथ कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी, ऐसे है ना। और बॉन्ड एनर्जी आप एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट बना सकते हैं। आप कहेंगे सिलिकॉन सिलिकॉन की बॉन्ड एनर्जी कम होगी, पी की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। तो लेफ्ट से राइट जब आपने बनाना है साइज़ कम होता है, ऊपर से नीचे साइज़ बढ़ता है। आप पीरियड का भी बना सकते हैं। अब देखें स्टूडेंट, बॉन्ड लेंथ का आप कोई भी ट्रेंड बना लें, आप टेबल से बना सकते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। बॉन्ड लेंथ में कोई एक्सेप्शन नहीं है। बाएं से दाएं बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, ऊपर से नीचे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। ये साइज़ पे डिपेंड कर रही है। आप इसका देखें, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ और फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ। तो क्या ख्याल है, बाएं से दाएं बॉन्ड लेंथ कम होगी क्योंकि एटम का साइज़ कम होगा, तो फ्लोरीन फ्लोरीन की कम है और नाइट्रोजन नाइट्रोजन की ज़्यादा है। लेकिन बॉन्ड एनर्जी में एक ही एक्सेप्शन आता है।
बॉन्ड लेंथ में कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे आप पीरियोडिक टेबल से बना सकते हैं। बॉन्ड एनर्जी में एक एक्सेप्शन आता है, ये एन वाला, ओ वाला और एफ वाला। तो चूँकि बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा थी, बॉन्ड एनर्जी ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसे ये नहीं होता। तो यही एक एक्सेप्शन है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी, इनमें वेरिएशन आ जाती है, क्योंकि फ्लोरीन दोनों बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये जब अटैच होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इनका बॉन्ड इतना मजबूत नहीं बन पाता। तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी, नहीं हो पाती। तो बस आपने ये एक एक्सेप्शन माइंड में रखना है, बाकी सारा आप पीरियोडिक टेबल से बना सकते हैं। बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट और बॉन्ड लेंथ का तो तमाम का तमाम टेबल से बनाइए, कोई एक्सेप्शन आएगी नहीं। ठीक है, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ताकि हमारी अपने कॉन्सेप्ट के करीब बने। विच इज़ करेक्ट अबाउट बॉन्ड लेंथ? तो पीरियोडिक टेबल माइंड में रखिएगा। डाउन द ग्रुप एटम का साइज बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। अलोंग अ पीरियड लेफ्ट टू राइट एटम का साइज कम होता है, बॉन्ड लेंथ कम होगी। यही इसका मेन थीम है। बोरोन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन एफ। ये हम बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, ये माइंड में रखिएगा। बॉन्ड लेंथ तो यहाँ पे आएगा तीसरे ग्रुप में बोरोन, वो तीसरे ग्रुप का होता है। फिर उसके बाद कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन। तो बाएं से दाएं एटम का साइज कम होता है, बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो नाइट्रोजन की कम, फिर फ्लोरीन की मज़ीद कम। तो बाएं से दाएं बाकी कम हो रही है। बोरोन की ज़्यादा, इसकी कम, इसकी मज़ीद कम। ठीक है, बिल्कुल। तो बाएं से दाएं जब भी जाएं बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए। इस वाले की कम, इसकी ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा। सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम। आप ये कॉन्सेप्ट मेटेलिक बॉन्ड में भी लगा सकते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये मेटल्स हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। तो जिसका साइज़ बड़ा है नीचे वाला, उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम। भाई पोटाशियम नीचे आता है सोडियम से, और रुबीडियम मज़ीद नीचे आता है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, सोडियम की ज़्यादा, ये गलत हो गया। ठीक है, नीचे वाले की ज़्यादा होनी चाहिए। आयोडीन की ज़्यादा ब्रोमीन से, फ्लोरीन से। तो वाकई आयोडीन नीचे होता है ग्रुप में, ये बिल्कुल ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक एटम हमने सेम रखा, सिलिकॉन, कोई बात नहीं, दूसरे एटम को देखना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन नीचे होता है, तो इसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए थी, फ्लोरीन की कम होनी चाहिए थी, ये गलत हो गया। और नेक्स्ट देखें, हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को देखना है, ऑक्सीजन को देखना है, कार्बन को देखना है। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है और कार्बन यहाँ पे मौजूद है, तो लेफ्ट वाले का साइज बड़ा होता है ना, राइट वाले का साइज कम हो जाता है। तो कार्बन का साइज बड़ा होना चाहिए, ठीक बात है। फिर कार्बन ऑक्सीजन का, क्योंकि कार्बन तो बड़ा है ना, ऑक्सीजन छोटा हो गया। फिर ऑक्सीजन का, बिल्कुल ठीक ट्रेंड है। तो ये कुछ ट्रेंड ठीक थे, कुछ गलत है। अब आए जी मजीद क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर इन प्रोपेन, इथेन, डायमंड, ऑलमोस्ट सेम इन ऑल। तो कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है। प्रोपेन गैस है, इथेन भी गैस है, डायमंड हार्डेस्ट चीज़ है, सबसे ज़्यादा दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं। तो ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ना दो एटम के दरमियान, ये नेचर पे डिपेंड नहीं करती। चाहे प्रोपेन गैस हो, चाहे इथेन गैस हो, चाहे डायमंड हार्डेस्ट चीज़ हो, तमाम में कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट सेम है। तो ये ऑलमोस्ट सेम इन ऑल, ठीक हो गया। विच इज़ करेक्ट अबाउट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। अब हमने बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर देखना है। यहाँ हमने बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखा था, तो बेहतर यही है कि आप बॉन्ड लेंथ से ही बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बनाएं। जिसकी लेंथ कम, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। तो आप देखें, ट्रिपल बॉन्ड 3 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी, डबल बॉन्ड की कम होनी चाहिए थी। क्लोरीन, आयोडीन नीचे होता है ना क्लोरीन से, तो आयोडीन का साइज बड़ा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, बॉन्ड एनर्जी कम, बिल्कुल ठीक है। ये ऐसे होता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसका साइज बड़ा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और बॉन्ड एनर्जी उसकी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी कम होगी। लेंथ के ऑपोजिट बात बनानी है। अब देखें यहाँ पे HF है और HCl है। आप देखें H तो सेम है, फ्लोरीन को देखें और क्लोरीन को देखें। क्लोरीन का साइज बड़ा फ्लोरीन से, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, बॉन्ड एनर्जी इसकी कम होनी चाहिए थी। साइज बड़ा है ना, तो लेंथ ज़्यादा, एनर्जी कम। यहाँ पे देखें क्लोरीन सेम है, आप फ्लोरीन का मुआवजना करें आयोडीन के साथ। आयोडीन का साइज बड़ा,
लेंथ ज़्यादा, बॉन्ड एनर्जी कम होनी चाहिए, वाकई फ्लोरीन की ज़्यादा है। ये बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड आप साइज से बनाएंगे ऑपोजिट। कार्बन सेम है दोनों में, क्लोरीन को देखें ब्रोमीन को, ब्रोमीन का साइज बड़ा तो बॉन्ड एनर्जी कम होनी चाहिए, वाकई क्लोरीन की ज़्यादा ब्रोमीन की कम। और कार्बन कार्बन को देख रहे हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन को, कार्बन ऊपर होता है सिलिकॉन नीचे, सिलिकॉन का साइज बड़ा होता है तो बॉन्ड एनर्जी कम होनी चाहिए थी, ठीक है। नीचे वालों का साइज बड़ा, लेंथ ज़्यादा, एनर्जी कम, ऊपर वालों का साइज छोटा, लेंथ कम, एनर्जी ज़्यादा। इस अंदाज में इन्हें सीखना है आपने। स्टूडेंट्स अब शुरू करते हैं डाइपोल मोमेंट। ये कोई भी हमारे पास एक केमिकल है, मैंने हाइपोथेटिकल केमिकल ए बी लिया है, तो जब भी किसी केमिकल पे पोलैरिटी आ जाती है, एक एंड पे नेगेटिव पार्शियल, एक एंड पे पार्शियल पॉजिटिव, आप उसका डाइपोल मोमेंट मेजर कर सकते हैं। आपने करना क्या है, उस केमिकल के किसी एक चार्ज को लेना है, चार्ज की अमाउंट को, ना कि उसके साइन को। जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, बराबर होते हैं, तो आपने उनके साइन ही लिख देना है यहाँ पे, बस उसकी अमाउंट को लिखना है, चार्ज की अमाउंट को इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस से मेजर कर देना है। तो डाइपोल मोमेंट इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन आइदर एंड, किसी एक एंड का चार्ज, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक हो गया, ये इसकी डेफिनेशन है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर होने के नाते इसमें दो बातों का होना लाजमी है, इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो आप इसके फार्मूले से मेजर करेंगे, चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे, किसी भी टेक्निक से वैल्यू पुट करेंगे, डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे। लेकिन इसकी डायरेक्शन आपने हमेशा खुद बनानी है, कैसे, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड। आपने इसे, क्योंकि डायरेक्शन को वेक्टर में शो करना लाजमी होता है, आपने पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की जानी बनानी है। अगर आपको पता ही ना हो कि पॉजिटिव एंड कौन सा, नेगेटिव एंड कौन सा, फिर क्या करेंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कार्बन और ऑक्सीजन की देखें, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो आपने कार्बन से ऑक्सीजन की जानी बनाना है, जितने भी ऑक्सीजन हो उतने बनाने हैं। यहाँ पे देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की जानी बनाना है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर आपके पास चार्जेस नहीं है या आप नहीं फाइंड आउट कर सकते कि इस पे क्या चार्ज है, इस पे क्या चार्ज है, तो आपने ये काम करना है। यहाँ पे देखें हमारे पास एक एरो आया था, यहाँ पे हमारे पास एरो एक से ज़्यादा आ गया। जब भी किसी केमिकल पे डाइपोल मोमेंट एक से ज़्यादा आ जाए तो ये हर एरो को कहा जाता है इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट। इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट। तो फिर आप इसका डाइपोल मोमेंट कैसे मेजर करेंगे, फर्ज करें ये एक्स है, ये वाई है, आप इसका डाइपोल मोमेंट मेजर करेंगे इन दोनों बॉन्ड मोमेंट की वेक्टर एडिशन से, एक्स प्लस वाई। यहाँ पे फर्ज करें ये एक्स है, ये वाई है, तो इस केमिकल का डाइपोल मोमेंट मेजर करेंगे इन दोनों की वेक्टर एडिशन से, ठीक है। तो अगर डाइपोल मोमेंट एक से ज़्यादा हो तो वो कहलाते हैं इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट। फिर आपने इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट को ऐड करके उस केमिकल का ओवरऑल डाइपोल मोमेंट निकालना होता है, ठीक हो गया। डाइपोल मोमेंट के यूनिट होते हैं मीटर कूलम, ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, या डिबाइल। मीटर कूलम, मिसाल के तौर पे आपने चार्ज का हमेशा यूनिट लेना होता है कूलम, और डिस्टेंस का मीटर, तो ये बन गया मीटर कूलम, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस एंड चार्ज। लेकिन मीटर कूलम का आंसर अमूमन बहुत कम आता है, इसलिए इसे डिबाई में कन्वर्ट कर लिया जाता है। 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.33 10⁻³ मीटर कूलम। मीटर कूलम का जो भी आंसर है उसे इस पे डिवाइड करेंगे तो डिबाई में बन जाएगा। डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशन दो किस्म की हैं, परसेंटेज आयनी करैक्टर, किसी भी केमिकल का आयनी करैक्टर निकाल सकते हैं और उस केमिकल की ज्योमेट्री भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज आयनी करैक्टर निकालने के लिए आपको चाहिए नियो ऑब्जर्व डिवाइड बाय न्यू आयोनिक मल्टीप्लाइड बाय 100, ये एक फार्मूला होता है। न्यू ऑब्जर्व आपको हमेशा गिवन दिया जाएगा, क्योंकि ये मेजर किया जाता है डिफरेंट टेक्निक से, इंस्ट्रूमेंट से, तो आप पेपर पर तो इसे मेजर नहीं कर सकते, तो ये आपको गिवन दिया जाएगा। न्यू आयनिक आपने कैलकुलेट करना होता है इस फार्मूले से, तो ये कैलकुलेटेड होता है, कैलकुलेट करना होता है। जब आप कैलकुलेट कर चुके हैं फार्मूले में वैल्यूज पुट करें और आपका जवाब आ जाएगा परसेंटेज आयनी करैक्टर का। मैं आपको एक एग्जांपल से करवा देता हूँ।
देखें एग्जांपल है, एक केमिकल HF है जिसका ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट गिवन है 1.90 dBi एंड डिस्टेंस बिटवीन द आयंस और चार्जेस 0.917 10⁻⁻10 मीटर। तो कहता है इस केमिकल का परसेंटेज आयनिक करैक्टर फाइंड आउट करें। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट आपको गिवन दिया जाएगा। ये देखें ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट गिवन है, वो आपने यहाँ पे पुट करना है, लेकिन आपको सबसे पहले डाइपोल मोमेंट आयोनिक निकालना पड़ेगा। डाइपोल मोमेंट आयोनिक निकालने के लिए, या उसे कैलकुलेटेड भी कहते हैं, आपको चाहिए फार्मूला Q मल्टीप्लाइड बाय D। चार्ज अगर आपको गिवन दे दिया जाए तो ठीक है, अदरवाइज चार्ज आपने सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो पुट करना है। और सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.60 10⁻⁻19 कूलम। ये आपने वैल्यू याद रखनी है, हमेशा यही चार्ज पुट करना है अगर गिवन ना दिया जाए। डिस्टेंस आपने हमेशा मीटर में पुट करना है, 0.917 10⁻⁻10 मीटर, 1.469 10⁻⁻29 मीटर कॉलम। तो आपको क्वेश्चन जब आएगा तो वो कैलकुलेशन आसान ही होगी, इतनी मुश्किल नहीं होगी, वो आप कर लेंगे विदाउट कैलकुलेटर। आपने इस मीटर कॉलम को डिबाई में चेंज करने के लिए 3.33 10⁻⁻30 पे डिवाइड कर देना है। अब जो आंसर बनेगा वो डिबाई में आ जाएगा और ये एक मुनासिब आंसर बन जाएगा, एक बहुत स्मॉल वैल्यू नहीं होगी। जब आपका ये डिबाई में आंसर आ गया, फिर आपने परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकाल लेना है। कैसे? न्यू ऑब्जर्व गिवन है 1.90, न्यू आयनिक हमने अभी जो कैलकुलेट किया 4.4 मल्टीप्लाइड बाय 100, अब ये आंसर आपका आ जाएगा 43.2%। तो इसका मतलब है कि जो आपका ये HF गिवन था, HF में इतने परसेंट आयनिक करैक्टर होता है, 50% से कम है, इसका मतलब ये आयनिक बॉन्ड नहीं रखता और इसमें कोवलेंट बॉन्ड डोमिनेंट है, वो 57 के करीब इसमें कोवलेंट बॉन्ड है। तो डाइपोल मोमेंट की हमने पहली एप्लीकेशन डिस्कस कर ली थी, परसेंटेज ऑफ आयोनिक करैक्टर। अब डाइपोल मोमेंट की सबसे मेन, सबसे अहम एप्लीकेशन है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। आप डाइपोल मोमेंट की मदद से किसी केमिकल की ज्योमेट्री मेजर कर सकते हैं या ज्योमेट्री की मदद से उसका डाइपोल मोमेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखें, हम केमिकल को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, डाइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। डाइएटॉमिक जो दो एटम से मिलके बने हों। डाइएटॉमिक केमिकल हमेशा लीनियर होते हैं। तो ज्योमेट्री तो आपको डाइएटॉमिक से पता लग जाएगी इसकी ज्योमेट्री लीनियर है। अब देखिए किन का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा, किन का नॉन ज़ीरो होगा। डाइएटॉमिक केमिकल को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सेम एटम होमोटॉमिक, डिफरेंट एटम हेट्रोटॉमिक। मिसाल के तौर पे HH डाइएटॉमिक है, दोनों सेम है, Cl Cl, OO, Br Br एंड सो ऑन। आप इसमें बेशुमार एग्जांपल कोड कर सकते हैं। तो अगर डाइएटॉमिक जिसका शेप लीनियर है, वो सेम एटम से मिलके बना हुआ, उसका डाइपोल मोमेंट हमेशा ज़ीरो होगा। तो अब आप बेशुमार केमिकल का डाइपोल मोमेंट गैस कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर कोई आपसे पूछे कि भाई आयोडीन I2 का डाइपोल मोमेंट क्या है, आपने देखा भी डाइएटॉमिक है, सेम एटम है, आप फ़ौरन बता देंगे ये ज़ीरो डाइपोल मोमेंट रखता है। अगर वो डिफरेंट एटम होगा वो लीनियर ही, जैसे HCl है, HF है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट इन तमाम का ज़ीरो नहीं होता। होते लीनियर है लेकिन डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो होता है। आपको तमाम वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं जो आपकी बुक में मेंशन हुई है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड 0.12 dBi, तो आप इसका डाइपोल मोमेंट याद रखिएगा। तो डाइपोल मोमेंट डाइएटॉमिक का ज़ीरो भी हो सकता है अगर वो सेम एटम से बने हो, वो नॉन ज़ीरो भी हो सकता है अगर वो डिफरेंट एटम से बने हों, नॉन ज़ीरो। ठीक है, डाइएटॉमिक की तो बात ही ख़त्म होगी। अब आ जाए पॉलीएटॉमिक में। पॉलीएटॉमिक में दो केस हैं, सराउंडिंग एटम सेम, नो लोन पेयर। अगर सराउंडिंग एटम सेम हो और लोन पेयर ना हो तब क्या होगा? सराउंडिंग एटम डिफरेंट एंड लोन पेयर। अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो और लोन पेयर हो, इस बात को हम समझते हैं एग्जाम्पल से कि सराउंडिंग एटम सेम का क्या मतलब है, नो लोन पेयर। हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं इसकी, ट्राइएटॉमिक, टेट्राटॉमिक, पेंटाटॉमिक। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा केमिकल जो तीन एटम से मिलके बना है, BeCl2, देखिए ट्राइएटॉमिक है ना, तो आपने ये देखना है
कि वो 3 एटम से मिलके बना हो। BeCl2 है, आप बना सकते हैं ZnBr2, ये भी ट्राइटोमिक है, 3 एटम से मिलके बना है। और देखें सेंट्रल एटम तो ये हो गया जो एक होता है, सराउंडिंग एटम सेम है ना, Cl है, सराउंडिंग एटम सेम है, Br है। तो अगर ऐसा केस हो, लोन पेयर कोई ना हो, सराउंडिंग एटम सेम हो और 3 एटम हो, आप कहेंगे ये हमेशा लीनियर होगा और इसका डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होगा। ठीक है, ऐसी बेशुमार एग्जांपल बन सकती हैं। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल बनाना शुरू करता हूँ, MgH2, CaCl2, MgF2, बेशुमार एग्जांपल आप बना लें। अब देखें सराउंडिंग एटम सेम है, 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है, आपने गैस किया टोटल 3 एटम है, टोटल 3 एटम, यही तो बात है, ट्राइटोमिक टोटल 3 एटम हो, सराउंडिंग एटम सेम हो, ये तमाम के तमाम लीनियर होंगे, इनका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो आप डाइपोल मोमेंट भी बता रहे हैं, ज्योमेट्री भी बता रहे हैं। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसा केमिकल जो 4 एटम से मिल के बना हो, BF3 है, AlCl3 है, AlF3 है, आप इसमें बेशुमार एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, तीसरे ग्रुप की जितनी मर्जी एग्जाम्पल बनाई जाए। GaH3 है, ठीक है। टेट्राटॉमिक टोटल 4 एटम, इसमें भी टोटल 4 एटम, इसमें भी टोटल 4 एटम, इसमें भी टोटल 4 एटम, ठीक है, टेट्राटॉमिक हो गया। और दूसरी बात, सराउंडिंग एटम सेम, तीनों फ्लोरीन है, तीनों क्लोरीन है, तीनों फ्लोरीन है, तीनों हाइड्रोजन है, इनमें कोई लोन पेयर भी नहीं होता। ऐसा कोई भी केस हो, ये हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर होंगे या ट्राई एंगुलर प्लेनर भी इसे कहते हैं। एंगल 120 का, ये लीनियर थे, एंगल 180 का था इनमें, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर एंगल 120 का, और इनका डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होगा। ठीक हो गया, तो डाइपोल मोमेंट 0, ट्राइगोनल प्लेनर, ये तमाम केस। पेंटाटॉमिक, ऐसा कोई केमिकल जिसमें टोटल 5 एटम हो लेकिन सराउंडिंग एटम सेम हो। मिसाल के तौर पे CH4 है, SiCl4 है, CCl4 है, आप जितने मर्जी बना लें, कार्बन, सिलिकॉन के, जर्मेनियम के, SnCl4 है। तो क्या है, टोटल एटम काउंट करें 5 5 5 5, सराउंडिंग एटम काउंट करें सेम, चारों हाइड्रोजन, चारों क्लोरीन, चारों क्लोरीन, चारों क्लोरीन, तो इनका भी डाइपोल मोमेंट 0 होता है और ये हमेशा टेट्राहेड्रल होते हैं और इनमें हमेशा एंगल 109.5 डिग्री का होता है। तो देखिए हम किस आसानी से गैस कर रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट 0 किनका होगा, ट्राइएटॉमिक, टेट्राटॉमिक, पेंटाटॉमिक, प्लेनर, लीनियर, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, इनके डाइपोल मोमेंट 0 होते हैं, इनके ये शेप होते हैं, इनमें लोन पेयर नहीं होते। ठीक हो गया, अब हम ऐसा केस डिस्कस करते हैं जिसमें सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो या उसमें लोन पेयर आ जाए। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जो कि नीचे जगह नहीं है। अब आप देखें, मिसाल के तौर पर अब आप समझिएगा, ये केमिकल है CH3F, ये केमिकल है CH2Cl2, ठीक हो गया, ये केमिकल है H2O, ये केमिकल है NH3। आप इस तरह के बेशुमार एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो आप देखें, अल्कोहल बना लें, CH3OH। सबसे पहले तो आप देखें सराउंडिंग एटम, भाई इसमें सराउंडिंग एटम टोटल 4 है ना, तो डिफरेंट है, 4 है, डिफरेंट है, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन। इसमें देखें सराउंडिंग एटम सेम है, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन, लेकिन इसमें लोन पेयर आ गया। वाटर में लोन पेयर होता है, अमोनिया में लोन पेयर होता है, इसमें देखें सराउंडिंग एटम भी डिफरेंट है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होगा, 1 ऑक्सीजन होगा, वैसे भी लोन पेयर भी होता है अल्कोहल में ऑक्सीजन पे। इन तमाम केमिकल का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता और ये तमाम केमिकल ना ही लीनियर होंगे, ना प्लेनर, ना टेट्राहेड्रल। फिर इनका क्या शेप होगा, या तो बेंट होंगे या पैरामिडल होंगे, ठीक है, या बेंट या पैरामिडल। लेकिन ये प्योर शेप जो होते हैं ना, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर या टेट्राहेड्रल, ये इनके शेप नहीं होते। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि किस अंदाज में आपने चीज़ों को लेके चलना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दे रहा हूँ। देखें कार्बन डाइऑक्साइड किस कैटेगरी में फॉल करेगा, कार्बन डाइसल्फाइड किस कैटेगरी में फॉल करेगा, गैस करें भाई, गैस ये करें कि
3 एटम है, ट्राई एटॉमिक हो गया ना। सराउंडिंग एटम क्या है, सेम है, सराउंडिंग एटम सेम, ट्राई एटॉमिक, तो ये कैटेगरी आ गई ना लीनियर और डाइपोल मोमेंट जीरो। तो कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट भी जीरो है, लीनियर है। कार्बन डाइसल्फाइड का डाइपोल मोमेंट जीरो है, लीनियर है। अब देखिए SO2 किस कैटेगरी में फॉल करेगा। भाई सराउंडिंग एटम तो सेम है, लेकिन SO2 में एक लोन पेयर होता है। कैसे पता चलेगा, आपको वेस्पर थ्योरी में लोन पेयर निकालने सीखे हुए हैं। तो भाई इसमें लोन पेयर होने की वजह से ये डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो रखेगा और इसका शेप क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। तो SO2 का वाकई डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, बल्कि इसका डाइपोल मोमेंट होता है 1.61 डिवाइड। ठीक हो गया। तो आपने इस कैलकुलेशन से इससे अंदाजा लगाना है किसका डाइपोल मोमेंट जीरो, किसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो। स्टूडेंट कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अभी जो हमने सीखा है कॉन्सेप्ट, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सिलेक्ट कंपाउंड हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट। हमने वो सिलेक्ट करना है जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो है और जिनका नॉन जीरो है। SiF4। आप देखें, सबसे पहले सराउंडिंग एटम देखें, सेम है, टोटल एटम 5 एटम टोटल, सराउंडिंग एटम सेम, डाइपोल मोमेंट इसका जीरो होगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है। ठीक हो गया। टेट्राहेड्रल इसका शेप होगा। AlCl3 सराउंडिंग एटम सेम, टोटल 4 एटम, तो डाइपोल मोमेंट तो जीरो होगा। डाइपोल मोमेंट तो आप सराउंडिंग एटम से अंदाजा लगा लेंगे, लेकिन शेप लगाने के लिए टोटल, शेप निकालने के लिए टोटल 4 एटम है, टेट्राटॉमिक है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। शेप भी आप साथ में बता सकते हैं। GaH3 सराउंडिंग एटम सेम, डाइपोल मोमेंट इसका क्या होगा, जीरो होगा, और टोटल 4 एटम है तो प्लेनर बनेगा, 4 एटम वाला प्लेनर होता है। ये हो गया AlF3 एल्यूमिनियम ट्राईफ्लोराइड, तो सराउंडिंग एटम सेम, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हो गया H2S, सराउंडिंग एटम तो सेम है, लेकिन H2S में होता है लोन पेयर सल्फर पे। जिस भी केमिकल में लोन पेयर आ जाए उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। H2SC ये भी सल्फर के नीचे सेलेनियम होता है, इसमें लोन पेयर होते हैं, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। BF3 सराउंडिंग एटम सेम, इसमें लोन पेयर नहीं होता, डाइपोल मोमेंट जीरो। CH2Cl2 सराउंडिंग एटम डिफरेंट, जब भी सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नॉन जीरो। CO2 सराउंडिंग एटम सेम, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। CH2 सराउंडिंग एटम सेम, डाइपोल मोमेंट जीरो। CO डाइटोमिक है, सराउंडिंग दोनों एटम डिफरेंट है एक दूसरे से, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। BeCl2 सराउंडिंग एटम सेम, डाइपोल मोमेंट जीरो। ZnCl2 सराउंडिंग एटम सेम, डाइपोल मोमेंट जीरो। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।